साक्षात सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री की कोष से जो है आयुष्मान के द्वारा उसको लाभ दिलाया जा सकता है। इस गांव में पता लगा कि 221 लोगों के कार्ड बने हुए हैं और जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो वो जरूर बनाने। अब इसमें बहुत सारी सरकार मतलब भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। इसके संबंध में भी आपको जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। दूसरी चीजें मेरे सामने भी यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आई है। बहुत सारे लोग पंडो जनजाति के लोग आदिवासी माने जाते थे और उसकी उपजातियां मानी जाती थी। धीरे धीरे समय के साथ मुझे उदय ने बताया कि वो बदलते गए, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र अब मिलना बंद हो गया। ये बात सही है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 22 ऐसी जनजातियां हैं जिस पर केवल मात्रात्मक जाति वही है, आदिवासी है, उनकी संस्कृति वही है, परंपरा वही है, आर्थिक सामाजिक स्थिति सब पूरे वो तमाम जिंदगी उसी से गुजार रहे हैं, कमजोर है। लेकिन आज वास्तव में वो जनजाति समवर्ग का है, लेकिन उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण वो कई तकलीफों से, कई समस्याओं से आज वो जूझ रहा है। इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ और ये बात को मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक इस बात की चर्चा की कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कई जनजातियां हैं जो बेचारे गरीब हैं, गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण आज वो उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं। तो इनके संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि मैंने इसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को ध्यान आकर्षित किया है और शीघ्र ही आने वाले समय में भले ही समय लग जाए, लेकिन इन सारी जनजातियां केवल आप पंडो जनजातियां, भूया और भी उसमें जो उपजातियां हैं, ऐसी बहुत सारी 22 जनजातियां हैं। तो जल्दी ही उनको केंद्र सरकार से वो संशोधन होकर और लोकसभा में पारित होकर वो जल्दी ही उन लोगों को प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। एक बात और कहना चाहूंगी कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनका पलायन न हो। इन्हें शासन की रोजगार उन्मुखी तथा कौशल विकास की योजना से जोड़ने की भी आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में जनजाति समाज परंपरागत व्यवसायिक कामों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में इनके कला व संस्कृति से जुड़े व्यवसाय को संरक्षण दिया जाए तथा इनके उत्पादों को के लिए बाजार उपलब्ध कराएं। इससे निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या दूर होगी तथा उनकी कला को भी सम्मान मिलेगा। आदिवासी हितों की रक्षा के साथ शिक्षा, आर्थिक कल्याण और सामुदायिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्यक्रम संचालित है जिनका बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए शासकीय प्रयासों के अतिरिक्त समाज के लोगों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए आदिवासियों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जनजाति कल्याण से जुड़े योजनाओं से अवगत कराने का काम करना होगा। तभी आदिवासियों का उत्थान होगा और वे वास्तविक रूप से सशक्त हो पाएंगे। इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज के प्रबुद्ध जनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान उल्लेखित है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जनजाति समुदाय को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित न किया जाए। संविधान द्वारा उन्हें दिए
जागरूक करने का प्रयास हो, ताकि 5वीं अनुसूची जैसे विशेष प्रावधान से उन्हें संरक्षण मिले। मैंने समय समय पर एक पैसा कानून जो है, इसमें पूरा अधिकार आपको सबको मालूम होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, और उसमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पैसा कानून का एक कानून है, बनाया गया है, जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से जो भी निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य माना जाएगा, और किसी भी तरह से आपका जो अधिकार है ग्राम पंचायत में, वो भी आदिवासी ही समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। और साथ में ये भी है कि आपकी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये अधिकार कानून में, पैसा कानून में, नियम में है। और इस तरह की स्थिति होने के बावजूद भी मुझे जो जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोगों ने आपकी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, और दूसरे अन्य समाज ने भी इस तरह की किया है। मैंने प्रशासन को कहा है कि कम से कम आप इसकी जांच करें, और जो वास्तव में जिसका अधिकार है, दादा परदादा से जिनका नाम चला आ रहा है, अगर उसका अगर नाम है, और धोखाधड़ी से भी अगर उसको खिला पिलाकर अंगूठा लगाकर, बहुत सारे हमने मेरे शुरू में कहा था कि आपके साथ शोषण होता है, अन्याय हुआ, केवल आपका भोलापन के कारण कभी भी लोगों ने अंगूठा लगा लिया और उसने अपने नाम से रजिस्ट्री कर ली। लेकिन अगर गैर आदिवासी ने किया है तो ये कानूनन अपराध है, वो दूसरा आदिवासी गैर आदिवासी नहीं दे सकता आपकी जमीन। ये आप सोच लीजिए, ये कानून में आपको अधिकार है। और ऐसे समय में आप लोगों के लिए हमारी इतनी सारी बहनें हैं, ये स्व सहायता समूह के द्वारा, इनको भी बहुत सारे ऐसे समूह के लिए सरकार के द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो अपना रोजगार स्वयं शुरू करें। जो भी उनके साथ काम करना चाहती है ग्रुप के साथ। अभी मैं बस्तर गई थी, वहाँ की बहनें महुआ से बहुत सारी चीजें बना रही हैं, कोदो कुटकी, अरे एक जमाना था कोदो कुटकी मका, ये तो गरीबों का, आदिवासियों का भोजन माना जाता था, और आज ये भोजन अमीरों का हो गया। 5 स्टार होटल में इसकी मांग बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीजें, जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, आदिवासियों का जो जीवनता रही है, जीवन जीने की कला रही है, आज जो सारी चीजें दूसरे लोग चुरा रहे हैं, और कहते हैं कि ये कोदो कुटकी में इतना ताकत होती है कि कभी भी आदिवासी भाई जो है, बहनें हैं, वो इतनी मजबूत होती है कि अच्छे से अच्छा, बड़ा सा बड़ा भी कोई भी काम करे वो कभी थकती नहीं है। और यही सारी चीजें आज उससे कई चीजें बनाई जा रही है, महुआ, चिरोजी से, और आपका शहद से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, रागी। अब पता नहीं यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें उत्पादन होता है। और जो लोग उधर बस्तर साइड में तो मेटल के जो है, पीतल के बर्तनों के, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा रही, लकड़ियों से, बांस से। तो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, आज सरकार के द्वारा भी उनके लिए सब्सिडी पर रोजगार करने के लिए सब्सिडी दे रही है। मगर इतनी सारी योजना है, अगर वो लोग आगे आकर, और प्रशासन शासन से मैं कहूंगी कि जब तक इनको अपने अधिकार योजना की जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने आप को सक्षम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बेरोजगार युवक हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना, मैं हालांकि बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से यही कहूंगी कि विशेष तौर पर यहाँ पर ऐसे शिविर, ऐसे कैंप लगाएं और उसकी मदद करें। कई बार ये लोग हमारे बेरोजगार लोन तो लेना चाहते हैं, लेकिन बैंकों का इतना चक्कर लगाने के बाद भी बैंक उसको लोन फाइनेंस नहीं करते हैं। वो बेचारा थक कर छोड़ देता है कि अब मुझे लोन तो नहीं मिलेगा। तो आपको इसको गंभीरता से देखना चाहिए और
कलेक्टर और आपके द्वारा बैंक मैनेजर से बोलकर और जो भी परेशानी उस युवक के साथ आ रही है उसका निदान समय पर होना चाहिए, तभी उसको काम करने का और आगे बढ़ने का दूसरे हमारे बेरोजगार लोग आगे आए। मुझे खुशी है कि यहाँ पर 5 बच्चों में पीपीटी पीएटी के एग्जाम में पास कर लिया है, जिसमें एग्रीकल्चर के उसमें वो लोग हाँ एग्रीकल्चर में पीएचसी का कोर्स करेंगे। अगर आप ही लोग में से बच्चे लोग अगर पढ़ लिख कर ऐसे स्थानों में जाएंगे तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कितनी खुशहाली आएगी। वो एग्रीकल्चर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई कलेक्टर। अरे आप लोग में से भी आप पता नहीं कहाँ, लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना होगा। सरकार मदद कर रही है, मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत दिक्कत भी होती होगी, परेशानी भी आती होगी, लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बाद भी अब जैसे बताइए ये उदय को मैं देखती हूँ, उनकी पूरी टीम को देखती, ये पूरे कितने लोगों का शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे युवक 2-4 जो आपके साथ में हैं, अगर इस क्षेत्र में ऐसे हर क्षेत्र में अगर आ जाए तो पता नहीं आपका कितना कल्याण हो सकता है। क्योंकि आप तो बेचारे रायपुर तक नहीं जा सकते, कमिश्नर तक नहीं जा सकते, कलेक्टर तक नहीं जा सकते, लेकिन समय समय पर वो रायपुर आकर राजभवन में या मुख्यमंत्री तक या मंत्री तक आपकी बात को पहुंचाते रहे और इसलिए काफी कुछ तक उस समस्या का समाधान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, तो इस बात को आपको मानना होगा। और आज उसी के आग्रह के लिए पर ही मैं आज यहाँ आई। अगर वो मेरे पीछे नहीं पड़े होते कि आपको पन्नू नगर आना है तो शायद मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आई हूँ उसका कार्य देखकर, उसका आप लोगों की भावनाओं को मेरे तक पहुंचाने तक मैंने देखा कि वो किस तरह से आपके लिए चिंतित रहता है और हर प्रशासन शासन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी जो भी और भी समस्या है, जितनी भी मांग तो आपने बहुत रखी है, मैं निश्चित रूप से शासन प्रशासन को उन तमाम आपकी मांग का ध्यान आकर्षित करूंगी ताकि आपका भी समाधान हो सके। आज मौसम भी ऐसा लग रहा है कि शायद आज बारिश आने वाली हो। आपने खाना भी बहुत देर से आप लोग रुके हैं, लेकिन आप लोगों ने जितना आत्मीयता से मुझे मेरा स्नेह दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और यहाँ मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आज मैंने प्रशासन को इसलिए सामने बिठाया, आपके सामने ये सारी बात कर रही हूँ। आप लोग भी गवाह हैं और सारे लोग भी गवाह हैं। एसपी साहब भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं और कमिश्नर जो संभाग के प्रमुख अधिकारी माने जाते हैं, जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके कल्याण के लिए और तमाम योजना को लागू कराने के लिए यही अधिकार मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। और इसीलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप जब कोई ऐसी समस्या हो जरूर उनको बताएं, मिलिए, और बाकी के जो काम जो कुछ भी हुए हैं और हो रहे हैं आगे भी होते रहेंगे। कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि आप लोग ना गाँव में छोटे छोटे टोले में जाकर अपने घरों में, गाँव में खेत घर बना के रह रहे हैं। अब इससे बड़ी तकलीफ हो जाती, बरसात आ जाती है, रोड में रहता है, आने जाने का साधन नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण भी परेशानी। तो आपने शुरू किया है कि कुछ कुछ गाँव ऐसे हैं कि उनको कच्ची रोड में हम बना दें ताकि वहाँ बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और सड़क का निर्माण। तो ये काम अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं,
ये प्रारंभ होने वाले हैं। तो कृपया जाकर भी आप अपने जो क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनको अवगत करा दें, जो भी आपकी परेशानी है।